बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 321 रहस्यमयी आकृति। शियाओ यान, म्यू यिंगयिंग और शियाओ यी के डॉडी नदी हॉल से बाहर निकलने के बाद शियाओ यी और म्यू यिंगयिंग वुजुदू में वापस लौट गए जहां वे रहते थे। शियाओ यान के वापस आने के बाद वे शुआनलिंग सम्राट तालाब की ओर रवाना हो सकते थे। वहीं शियाओ यान बिना रुके उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां जू लाओ रहते थे। जब शियाओ यान म्यू यिंगयिंग और शियाओ यी से विदा ले रहा था, म्यू यिंगयिंग ने धीरे से अपने आप से बुदबुदाया, शियाओ यान सावधान रहना। मैंने सुना है कि जू लाओ नाम का वह बूढ़ा बहुत ही अजीब है। म्यू यिंगयिंग ने बोलते समय अपनी आंखों में अनिश्चितता की छाया थी। शियाओ यान अकेले रास्ते पर चल रहा था और सोच में डूबा था। म्यू यिंगयिंग कब से इतनी चिंतित होने लगी थी। वुजुजू म्यू यिंगयिंग का निवास स्थान था। पता नहीं क्यों हर बार जब मैं शियाओ यान के करीब होती हूँ मेरे दिल में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। भाई, तुम इसे क्या कहोगे? इतने साल बीत गए, तुम वापस क्यों नहीं आए? म्यू यिंगयिंग ने दूर क्षितिज को निहारते हुए बुदबुदाया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब म्यू यिंगयिंग दूर देख रही थी उसकी पूरी पुतलियां अचानक पारदर्शी हो गई थीं और उसकी पुतलियों में एक नीली ज्वाला प्रकट हुई। वह नीली ज्वाला जैसे सब कुछ जला देने को तैयार थी। शियाओ यान भी जू लाओ के स्थान की ओर बढ़ रहा था और उसने म्यू यिंगयिंग के इस अजीब बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था। चूंकि यह जू लाओ उनके मानव महल का बुजुर्ग है, उसकी ताकत निश्चित रूप से भयावह होगी। म्यू शूजी और म्यू यिंगयिंग के उसका सम्मान करने के तरीके से यह साफ था कि इस जू लाओ का रुतबा निश्चित रूप से बहुत ऊंचा था। यह जू लाओ वाकई में अजीब है। वह स्पष्ट रूप से हमारे मानव महल का बुजुर्ग है, फिर भी स्वर्गीय महल में रहता है। शियाओ यान ने म्यू यिंगयिंग द्वारा बताए गए रास्ते को याद किया। रास्ते में उसे स्वर्गीय महल के कई शिष्य मिले जिनकी ताकत भी काफी अच्छी थी, लेकिन शियाओ यान का ध्यान इस पर नहीं था। वह तुरंत म्यू यिंगयिंग द्वारा बताए गए स्थान की ओर बढ़ गया। चूंकि यह जू लाओ इस बार शुआनलिंग सम्राट तालाब की यात्रा का नेतृत्व करने वाला था, निश्चित रूप से उसका शियाओ यान से कुछ लेना देना होगा, इसलिए वह बिना रुके रास्ते पर था। हालांकि जब शियाओ यान स्वर्गीय महल की सीमा में पहुंचा तो कुछ घूमने के बाद वह काफी असहाय महसूस करने लगा। आखिरकार यह उसका फेंशियान पैविलियन के स्वर्गीय महल में पहला मौका था। भले ही म्यू यिंगयिंग ने रास्ता बार बार समझाया था, फिर भी यह उसके लिए अस्पष्ट था। स्वर्गीय महल की जटिलता शियाओ यान की कल्पना से कहीं अधिक थी। यहाँ गलियां और रास्ते एक भूल भुलिया की तरह थे। सौभाग्य से शियाओ यान ने रास्ते में कई लोगों से पूछा, इसलिए वह भटका नहीं। हालांकि शियाओ यान ने यह भी देखा कि जब उसने जू लाओ का नाम लिया तो इस स्वर्गीय महल के शिष्यों की आंखें तुरंत असहज हो गईं, जैसे कि जू लाओ के नाम में कोई जादुई शक्ति हो। वरिष्ठ भाई, जू लाओ के निवास स्थान तक कैसे पहुंचा जाए? शियाओ यान एक चौराहे पर पहुंचा और फिर यह तय करने में हिचक रहा था कि कहाँ जाना है। तभी उसकी नजरों में एक आकृति प्रकट हुई और शियाओ यान ने आगे बढ़कर पूछा। जिस व्यक्ति से शियाओ यान ने सवाल किया वह एक पतला दुबला पुरुष था। उसने नीले रंग के कपड़े पहने थे जो उसकी आकृति को पूरी तरह उभार रहे थे। उसके बाल एक जूड़े में बंधे थे जिसे एक हेयरपिन से सजाया गया था, जैसे कोई सौम्य युवक हो। लेकिन शियाओ यान ने यह भी देखा कि इस पुरुष में एक अजीब सी आभा थी, और जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह थी कि सामने खड़े इस पुरुष की त्वचा बहुत गोरी थी, लगभग एक लड़की की तरह। खांसी, खांसी, खांसी। तुम जू लाओ को क्यों ढूंढ रहे हो? जू लाओ बाहरी लोगों से नहीं मिलते, तुम जल्दी वापस चले जाओ। पुरुष के वेश में उस आकृति से एक साफ आवाज आई जो कुछ असंगत लग रही थी। यह व्यक्ति कुछ अजीब सा लगता है। शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने सामने खड़े इस पुरुष में कुछ गड़बड़ महसूस की। एक पुरुष जो चलता और दिखता तो पुरुष जैसा था, लेकिन स्पष्ट रूप से पुरुष नहीं था, और उसकी त्वचा इतनी गोरी थी।
उस आवाज के साथ यह पुरुष वेशधारी आकृति बहुत संभवतः एक महिला थी। यह जू लाओ ने ही मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया था। शियाओ यान को इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने खड़ी आकृति पुरुष है या महिला। आखिरकार यह फेंशियांग पैविलियन था, जहां शक्तिशाली लोग बादलों की तरह थे। अगर कोई दूसरी ताकतों से आता तो वह इस फेंशियांग पैविलियन की आंतरिक शक्ति की नजरों से नहीं बच सकता था। तुम्हारी ताकत भी अच्छी है, फिर इतनी कम उम्र में लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? पुरुष वेशधारी आकृति की आवाज कुछ तेज हो गई और फिर उसने शियाओ यान से कहा। जू लाओ की पहचान यहाँ तक कि स्वर्ग, पृथ्वी और मानव तीनों महलों में सभी के लिए जानी मानी थी। यह जू लाओ दशकों से शिष्यों को लेने या उनकी देखभाल करने में शामिल नहीं हुआ था। वह हमेशा बादलों और जंगली बगुलों की तरह स्वच्छंद अवस्था में रहा था। अब वह ऐसे लड़के से कैसे मिल सकता था? वरिष्ठ भाई, मैं आपको क्यों धोखा दूंगा? शियाओ यान भी परेशान हो गया और उदास स्वर में बोला। पुरुष वेशधारी आकृति के सामने शियाओ यान ने उसकी सांसों से महसूस किया कि वह एक 5 सितारा डॉ सम्राट की शक्तिशाली थी, इसलिए शियाओ यान ने भी उसे उचित सम्मान दिया। आखिरकार यह फेंशियांग पैविलियन था और शियाओ यान का उससे कोई बैर नहीं था, न ही वह झगड़ा चाहता था। हाँ, मेरा समय बर्बाद मत करो। जू लाओ का निवास यही है, बाएं मुड़ो और अंत तक जाओ, पुरुष वेशधारी आकृति ने भी कहा और फिर जल्दी से बाहर निकल गई, शियाओ यान को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। हालांकि मेरे पिता और बाकियों ने मुझसे यह छिपाया, लेकिन मैंने उनके बिस्तर से बातें सुन ली। सुना है कि एक नया शिष्य डॉ डी हनोई का अमर शरीर हासिल कर चुका है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि यह कौन है। पुरुष वेशधारी आकृति भी शियाओ यान की दिशा में चल पड़ी। वाकई डरावना है। शियाओ यान ने पुरुष वेशधारी की बातें नहीं सुनी और तुरंत उस दूर जा रही आकृति को देखा, चुपके से सिर हिलाया। यह आकृति निश्चित रूप से एक महिला थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने पुरुष का वेश धारण किया था। फिर भी वह इस फेंशियांग पैविलियन में स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी और उसकी ताकत 5 सितारा डॉ सम्राट तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसका रुतबा कम नहीं था। हालांकि उसे एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद शियाओ यान उस स्थान की ओर बढ़ गया जो उस महिला ने बताया था। शियाओ यान धीरे धीरे चल रहा था और उसने पाया कि आसपास की इमारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जो एक कमरे से दूसरे तक एक शानदार दृश्य बनाती थीं। ओह, यह अंत है। शियाओ यान अगले ही पल रास्ते के अंत में पहुंच गया। उसी समय एक लकड़ी का घर, जो अजीब सी उतार चढ़ाव वाली शक्ति उत्सर्जित कर रहा था, शियाओ यान की नजरों में आया। इस लकड़ी के घर में कुछ अजीब शक्ति समाई हुई लगती है। शियाओ यान लकड़ी के घर से 10 मीटर दूर खड़ा होकर ठिठक गया। अगले ही पल शियाओ यान की मानसिक शक्ति भी चुपके से उसके शरीर से बाहर निकली और लकड़ी के घर की सतह की ओर टटोलने लगी। वास्तव में यह मानसिक शक्ति का उतार चढ़ाव है। शियाओ यान ने सामने मौजूद लकड़ी के घर को हक्का बक्का देखा। एक अवर्णनीय एहसास अपने आप उभर आया। हाँ, छोटा लड़का आखिरकार आ ही गया। एक आलसी सी आवाज भी लकड़ी के घर से धीरे धीरे आई। कितनी भयानक शक्ति! जब शियाओ यान ने यह आवाज सुनी तो सबसे पहले उसे लगा कि उसके शरीर की डॉ क्यूई तुरंत जम गई। यहाँ तक कि उसके शरीर की गहराई में मौजूद दैवीय गति को शिलालेख भी कांपने लगा। हाँ, यह कांप रहा था। हालांकि शियाओ यान को इस दैवीय गति कोर शिलालेख की कीमतीपन का ठीक ठीक पता नहीं था, लेकिन यह काफी उच्च होना चाहिए। अगर शियाओ यान में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी, तो इस जू लाओ की ताकत को केवल अथाह ही कहा जा सकता था। तुम्हारा लंबे समय से इंतजार था। अंदर आ, छोटे लड़के, वह आलसी आवाज जारी रही और उसी समय लकड़ी के घर का कसकर बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 322। जू लाओ। जूनियर शियाओ यान, वरिष्ठ जू को नमस्ते, शियाओ यान ने लकड़ी के घर की ओर आदरपूर्वक कहा और फिर अगले ही पल वह आगे बढ़ा और धीरे धीरे लकड़ी के घर की ओर चल पड़ा। जब शियाओ यान लकड़ी के घर के दरवाजे तक पहुंचा,
लकड़ी का दरवाजा जोर से खुल गया और फिर दरवाजे के अंदर से एक भयानक तेज हवा शियाओ यान की ओर बढ़ी। इस भयानक तेज हवा का शियाओ यान पर पहला प्रभाव यह था कि यह पूरे जोश में थी और अजेय थी, इसलिए शियाओ यान ने इसकी परवाह नहीं की और तुरंत प्रतिक्रिया दी। हम्मक शियाओ यान ने ठंडा सा हुंकार भरा और फिर एक भयानक दूधिया सफेद ज्वाला तुरंत उभरी जो उसके शरीर को ढकने लगी। अगले ही पल वह अदृश्य तेज हवा ने भी भयावह उतार चढ़ाव पैदा किए और शियाओ यान की सतह पर मौजूद दूधिया सफेद ज्वाला से जोरदार टक्कर हुई। बूम बूम बूम, दोनों के बीच से एक अदृश्य लहर शियाओ यान के शरीर से फैलने लगी। अगले ही पल वह अदृश्य लहर एक तरंग में बदल गई जो शियाओ यान को केंद्र बनाकर चारों ओर फैलने लगी। पूरे अंधेरे कमरे में भी हल्का सा उथल पुथल हुआ, लेकिन यह जल्दी ही शांत हो गया। बुरा हुआ, शियाओ यान ने मन ही मन कहा। यहाँ तक कि उसकी दूधिया सफेद ज्वालाओं की रक्षा ने भी उस अदृश्य तेज हवा को नहीं रोक पाया। यह हवा कितनी भयानक थी! तुम्हारी ज्वाला कुछ साधारण नहीं लगती। एक प्रसन्न आवाज धीरे धीरे उभरी। शियाओ यान ने नजरें टिकाईं और देखा कि सामने एक पतला सादा बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। शियाओ यान की चतुराई के साथ वह स्वाभाविक रूप से जान गया कि यह वही जू लाओ था। यह शियाओ यान को नहीं पता था कि जू लाओ ने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन जब उसका पूरा शरीर दूधिया सफेद ज्वालाओं से ढका था तब वह भयानक तेज हवा न केवल कम हुई बल्कि और बढ़ गई। अगले ही पल शियाओ यान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। शाबू शाबू, शियाओ यान के पास सोचने का समय नहीं था। उसका भयानक सुनहरा अमर शरीर तुरंत प्रकट हो गया। अमर शरीर के प्रकट होते ही वह भयानक तेज हवा जैसे पत्थर पर अंडा मारने जैसी हो गई और फिर शियाओ यान के सुनहरे अमर शरीर से जोरदार टकराई। अगले ही पल वह भयानक तेज हवा बिना किसी निशान के गायब हो गई। हाँ, यह वाकई में अमर शरीर है। जू लाओ भी बाहर निकला और लकड़ी के दरवाजे के किनारे पर आया, फिर शियाओ यान के सामने प्रकट हुआ और उसे गौर से देखने लगा। अभी जो हुआ वह बस एक छोटा सा कीड़े मकोड़े का खेल था, ताकि तुम्हारा अमर शरीर बाहर निकाला जा सके। अगर तुम इसे भी नहीं रोक पाते तो तुम आज यहाँ व्यर्थ आए थे, जू लाओ ने बेरहमी से कहा। यह सुनकर शियाओ यान का सिर काली रेखाओं से भर गया। यह जू लाओ वाकई, हालांकि यह लड़का वाकई में अप्रत्याशित है। मैंने उस समय भाग्यवश इस अमर शरीर में प्रवेश किया था, लेकिन मुझे उस वरिष्ठ की स्वीकृति नहीं मिली। इसने तुम्हें चुना, इसका मतलब है कि तुम में नेति है। जू लाओ की आवाज लकड़ी के घर में गूंज उठी। वरिष्ठ ने बहुत प्रशंसा की। जूनियर को बस संयोगवश यह मिला। शियाओ यान ने भी जू लाओ की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। भले ही यह केवल एक क्षणिक संपर्क था, शियाओ यान ने महसूस किया कि यह जू लाओ न केवल अत्यंत भयानक था बल्कि उसमें एक बहुत परिचित शक्ति भी थी, मानसिक शक्ति। इसलिए सामने खड़ा यह जू लाओ बहुत संभवतः एक शक्तिशाली डॉ संरचना मास्टर था। आखिरकार इस जू लाओ की मानसिक शक्ति शियाओ यान से कई गुना अधिक थी, और जो चीज हमेशा से शियाओ यान को परेशान करती थी वह थी इस मानसिक शक्ति की खेती और स्तर बढ़ाने की विधि। आखिरकार यहाँ तक कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए शियाओ यान को अपनी उम्मीदें इस जू लाओ पर टिकानी पड़ी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? जू लाओ ने भी अजीब ढंग से हंसते हुए पूछा। यह शायद इस बार शुआनलिंग सम्राट तालाब जाने की बात होगी, शियाओ यान ने थोड़ा सोचकर कहा। हाँ, हालांकि यह भी इसका हिस्सा है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, जू लाओ ने रहस्यमयी चेहरा बनाते हुए शियाओ यान से कहा और फिर शियाओ यान के साथ आगे पीछे चलने लगा, उसे गंभीरता से देखते हुए। तो फिर क्या है? शियाओ यान भी हैरान था। अगर यह जू लाओ उसे शुआनलिंग सम्राट तालाब के लिए नहीं ढूंढ रहा था तो उसकी पहचान और ताकत को देखते हुए बहुत संभव था कि पहले मेरे घर को देखो, जू लाओ की आवाज धीरे से गूंजी और अगले ही पल पूरा लकड़ी का घर उज्ज्वल हो उठा। शियाओ यान अभी तक हैरान था कि जब वह इस कमरे में दाखिल हुआ था तो यह इतना अंधेरा क्यों था।
अब जाकर समझ आया कि यह जू लाओ की रोकटोक थी। यह है। शियाओ यान ने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब कमरा उज्ज्वल हुआ तो उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। ये वास्तव में संरचना स्क्रॉल हैं। शियाओ यान की पुतलियां कमरे में बिखरे हुए स्क्रॉल्स को घूर रही थीं। कमरा लगभग सैकड़ों वर्ग मीटर का था और इन स्क्रॉल्स को कमरे में बेतरतीब ढंग से बिखेरा गया था, जो कमरे के अधिकांश हिस्से को घेरे हुए था। शियाओ यान इन स्क्रॉल्स से एक बहुत परिचित उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर गहरे में मौजूद नी गॉन वान का कोर शिलालेख भी धीरे धीरे हिल रहा था। वरिष्ठ आप। शियाओ यान भी अत्यंत हैरान था और फिर सामने खड़े जू लाओ नामक बूढ़े को देखा। मुझे क्यों विश्वास करना चाहिए, यह तुम भी जानते हो, जू लाओ ने भी रहस्यमय अंदाज में कहा। क्या यह? शियाओ यान की पुतलियां धीरे धीरे उछलने लगीं और फिर उसने सामने खड़े जू लाओ को हिचकिचाते हुए देखा। मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करो। यह साधारण सा वाक्य शियाओ यान के दिल में बिजली की तरह गूंजा। शियाओ यान ने फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने के बाद कुछ हद तक फेंशियांग पैविलियन के बुजुर्गों को अपने शिक्षक के रूप में माना जा सकता था, लेकिन असल में शिष्य बनने की दो पूरी तरह अलग स्थितियां थीं। फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने के बाद, हालांकि बुजुर्ग शियाओ यान के शिक्षक थे, वे ज्यादातर स्वतंत्र छोड़ देने की स्थिति में थे। केवल संकट के समय में ही वे सामने आते थे। लेकिन इस तरह का शिष्यत्व इससे अलग था। असली शिष्यत्व वह होता है जिसमें गुरु और शिष्य एक साथ जीते मरते हैं, और गुरु अपनी सारी विद्या शिष्य को सिखाता है और वे अपने शिष्यों की बेहद रक्षा करते हैं। इसलिए कई शक्तिशाली लोग अपने जीवन में असाधारण प्रतिभा वाले शिष्य को ढूंढना चाहते हैं या किसी शक्तिशाली गुरु के सामने नतमस्तक होना चाहते हैं। जू लाओ, शायद आप निराश होंगे, इस जूनियर का पहले से ही एक गुरु है। हालांकि शियाओ यान ने जू लाओ के कमरे में मौजूद संरचना स्क्रॉल्स को उत्साह के साथ देखा, उसने शिष्यत्व को निर्णायक रूप से ठुकरा दिया। आखिरकार, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तभी इंसान कहलाता है जब उसके दिल में सिद्धांत हो। वरना अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सिद्धांत या न हो तो वह केवल हत्या करने वाली मशीन से क्या अलग है। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? इस फेंशियांग पैविलियन में अनगिनत लोग मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तुम छोटे से जू लाओ ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही शियाओ यान ने उसे बीच में रोक दिया। मुझे पता है कि वरिष्ठ, आपकी ताकत और रुतबा अच्छा है, लेकिन जूनियर ने पहले से ही गुरु को स्वीकार कर लिया है। जैसा कि कहा जाता है, एक दिन का गुरु जीवन भर का पिता। कोई अपने गुरु को धोखा नहीं दे सकता, शियाओ यान ने भी जू लाओ से कहा। जब शियाओ यान के शब्द गिरे तो कमरे में हल्के से एक बहुत ही खराब आभा प्रकट होने लगी, और यह आभा स्पष्ट रूप से जू लाओ से निकल रही थी। जूनियर विदा लेता है। शियाओ यान ने भी पीछे हटने का इरादा किया, फिर सामने खड़े जू लाओ की ओर धीरे से मुट्ठी बांधी और फिर चुपके से लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।